हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने हमारे मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी के बारे में समझा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने जितने भी मौलिक अधिकार संविधान ने हमको दिए हैं उनके विषय में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं, इसमें दिए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के में दिए गए हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 12 और 13 ये राज्यों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 और 13 हमारे जो स्टेट्स हैं उनके मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये अधिकार हमको करने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल वही अधिकारों के बारे में जानेंगे जो कि भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए गए हैं। यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, उसमें से 12 और 13 जो अनुच्छेद है उसमें राज्यों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, हम केवल जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके विषय में जानेंगे जो अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था मूल रूप से उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी यानी विधि के अनुसार अधिकार बना दिया। तो दोस्तों, अब हमारे मौलिक अधिकार संविधान के अंदर 6 रह गए हैं। 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हमको दिए गए हैं मौलिक अधिकार। और आज हम इन्हीं 6 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इन 6 मौलिक अधिकारों में जो अपना सबसे पहला जो मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान ने, वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार समानता का अधिकार जो अपना पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इस समानता का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिए गए हैं। तो आज हम सबसे पहले समानता का अधिकार के बारे में जानते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 14 को। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सब बराबर है। यानी जब कोई भी 2 व्यक्ति कोई अपराध करते हैं तो उनको उस अपराध के लिए समान सजा दी जाएगी, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, या फिर किसी भी जात धर्म के हो, उनको उस अपराध के लिए समान सजा मिलेगी। यानी कानून के समक्ष सब समान है, सब बराबर है। दोस्तों, अनुच्छेद 15 आगे आता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक के प्रति उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और रंग या फिर अन्य किसी भी आधार पर उसके प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी जो संविधान ने जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं उनको समानता के आधार पर यानी समानता के समक्ष उनको रखा है, यानी सभी समान है। यानी किसी भी देश के नागरिक के प्रति उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग या अन्य किसी भी आधार पर
आधार पर भेदभाव नहीं, अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं। यानी कानून यानी जो संविधान है, संविधान में नागरिकों को, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको समान समान समझा गया है। यानी किसी भी नागरिक के प्रति उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग के आधार पर या फिर अन्य किसी भी आधार पर उसके प्रति भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति या सरकार या कोई संस्था आपको इन आधारों पर या किसी भी अन्य आधार पर कोई भेदभाव करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दोस्तों, अनुच्छेद 16 आगे आता है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 कहता है पद के लिए समान अवसर, पद के लिए समान अवसर। यानी जब कोई भी राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार कोई भी पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करती है तो कोई भी व्यक्ति उस आवेदन पत्र को भर सकता है, यानी अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, आवेदन पत्र भेज सकता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके इस अधिकार में कोई भी रुकावट पैदा नहीं की जा सकती। यानी पद के लिए, नौकरी के लिए सबको समान अवसर उपलब्ध है। दोस्तों, आगे आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, ये अनुच्छेद 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया है कि इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत यानी अस्पृश्यता पर रोक लगा दी गई। छुआछूत पर, अस्पृश्यता पर रोक लगा दी गई, पर रोक। आगे है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में उपाधियों पर रोक, उपाधियों पर रोक, उपाधियों पर रोक। ब्रिटिश शासनकाल में जो लोग ब्रिटिश सरकार की चमचागिरी यानी गुलामी करते थे, उनको ब्रिटिश शासक, जो राज था, वो उनको अनेक उपाधियां से सुशोभित करता था, जैसे कि राय बहादुर की उपाधि, केसर हिंद की उपाधि, सर की उपाधि और भी बहुत सारी उपाधि उनको दी जाती थी। तो दोस्तों, इन उपाधियों पर अनुच्छेद 18 के द्वारा रोक लगा दी गई। अनुच्छेद 18 के द्वारा रोक लगा दी गई। दोस्तों, ये उपाधि प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति अपने आप को एक विशिष्ट व्यक्ति समझने लग जाता था और दूसरों को तुच्छ और नीचा व्यक्ति समझता था। तो दोस्तों, इस भेदभाव पर रोक लगाने के लिए समानता के आधार पर इन उपाधियों पर रोक लगा दी गई। दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अब भी कि भारतवासियों को भारत रत्न, महावीर चक्र, परमवीर चक्र अवार्ड दिए जाते हैं। तो दोस्तों, वो सम्मान होते हैं, न कि उपाधियां। यानी जब कोई व्यक्ति भारत में किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में भारत में कोई विशेष योगदान देता है तो उसको वो सम्मान दिया जाता है, उसको अभिप्रेरित करने के लिए उसके सम्मान में, न कि उनको कोई उपाधियां दी जाती है। और जब भी अब ब्रिटेन सरकार भारतवासियों को कोई उपाधि देती है तो उसको भारत के राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होती है। भारत के राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही वह जो ब्रिटेन का कोई उपाधि ले सकता है। दोस्तों, ये थी अपने समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दी गए हैं, जिसमें 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग या अन्य किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 में पद के लिए समान अवसर। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत पर रोक, छुआछूत पर रोक। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों पर रोक। जो ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों को जो उपाधियां दी जाती थी उन पर रोक लगा दी गई। तो दोस्तों, अब जो अपना दूसरा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार, इन अनुच्छेदों को अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन अनुच्छेदों के बारे में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। स्वतंत्रता का अधिकार,
अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। और अनुच्छेद 19 को देखें, अनुच्छेद 19 को दोस्तों 7 भागों में बांटा गया है, ए बी सी डी ई एफ और जी, इन 7 भागों में अनुच्छेद 19 को बांटा गया है। और इसको याद करने का जो अच्छा तरीका है वो ये हो सकता है कि अनुच्छेद 19 में ए पार्ट कहता है ए से अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी किसी भी मुद्दे पर भारत का कोई भी नागरिक अपने विचार रख सकता है, उसको इससे कोई नहीं रोक सकता। किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर वो अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। और इसी के अंदर RTI, जिसके द्वारा हम कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, ले सकते हैं। झंडा फहराने की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता, यानी मीडिया की आज़ादी भी इसी के अंतर्गत आती है। और बी का मतलब दोस्तों, बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना हथियारों के हम किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। यानी बी से बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार। यानी ए से अभिव्यक्ति की आज़ादी, बी से बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, सी से संघ बनाने की आज़ादी या संघ बनाने का अधिकार। एग्जाम में दोस्तों ये ऐसे पूछा जा सकता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो वो दोस्तों होगा अनुच्छेद 19A में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। और अनुच्छेद 19 का डी पार्ट कहते हैं, डी से देश के किसी भी भाग में आवागमन की आज़ादी, देश के किसी भी भाग में आने जाने, यानी आवागमन की आज़ादी, आवागमन की आज़ादी, यानी हम देश के किसी भी भाग में आ जा सकते हैं, हमारे घूमने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ई पार्ट कहते हैं, जब हमें देश के किसी भी भाग में आने जाने की आज़ादी होगी तो हमें वहाँ पर निवास करने की भी आज़ादी मिलेगी। तो यानी देश के किसी भी भाग में निवास करने की आज़ादी, देश के किसी भी भाग में निवास करने की आज़ादी, यानी रहने की आज़ादी हमें संविधान के अनुच्छेद 19E के तहत दी गई है। देश के किसी भी भाग में आवागमन की आज़ादी, और आवागमन होगा तो निवास भी होगा, तो देश के किसी भी भाग में निवास करने की आज़ादी। दोस्तों F जो पार्ट है ये संपत्ति से संबंधित था, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। जी का है दोस्तों, मैं अपना मनपसंद, अपना कोई भी मनपसंद का रोजगार करने की आज़ादी, मनपसंद रोजगार करने की आज़ादी, रोजगार करने की आज़ादी, यानी कोई व्यक्ति अपनी मनपसंद से कोई भी उद्योग धंधा, अपना व्यापार शुरू कर सकता है, या किसी भी क्षेत्र में अपना कोई भी काम धंधा शुरू कर सकता है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, वह व्यक्ति अपने मनपसंद का कोई भी रोजगार करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर इस अधिकार पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। यानी अनुच्छेद 19 को जो कि 7 भागों में बांटा गया था, उसमें ए कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी ए से अभिव्यक्ति, बी से बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, सी से संघ बनाने का अधिकार, डी से देश के किसी भी भाग में आवागमन
की आज़ादी, और ई कहता है देश के किसी भाग में निवास करने की आज़ादी। जब आवागमन की आज़ादी होगी तो हमें वहाँ पर निवास भी करना होगा। उसको इस प्रकार से याद कर लेना कि देश के किसी भी भाग में निवास करने की आज़ादी। और एफ जो पार्ट है ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। और जी पार्ट है अपना कोई भी मनपसंद रोजगार करने की आज़ादी। कोई भी व्यक्ति जो भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में अपना जो योग्यता रखता है, अपनी स्किल रखता है, वह उसमें अपना रोजगार कर सकता है। उसके किसी भी इस प्रकार के अधिकार में कोई रोक नहीं है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 19 था। अब अनुच्छेद 20 को देखते हैं। अनुच्छेद 20 करते हैं। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के वक्त जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसका जब दोष सिद्ध होता है तो उस समय उसको अधिकार प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोष सिद्धि के समय अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के समय के अधिकार है, ये में अधिकार देता है। यानी जब कोई व्यक्ति अपराध का कोई आरोपी होता है, उस पर आरोप यानी दोष सिद्ध नहीं हुआ, उस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ होता और वह केवल आरोपी होता है, उस पर दोष अभी तक सिद्ध नहीं हुआ और वह केवल आरोपी है, तो उस समय उसको क्या अधिकार मिलते हैं। तो इसके 3 पार्ट। ए पार्ट है दोस्तों, वो कहता है कि एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा, यानी एक अपराध के लिए उसको एक सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए उसको एक से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। बी पार्ट कहता है तात्कालिक सजा। बी पार्ट में तात्कालिक सजा का प्रावधान किया गया है। तात्कालिक सजा, तात्कालिक सजा का मतलब ये है जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1998 में कोई अपराध किया है, 1998 में कोई अपराध किया है और उस समय उस अपराध के लिए 2 साल की सजा थी, 2 साल की सजा थी, 2 साल की सजा थी। लेकिन जब उसका फैसला आता है, जब उसका रिजल्ट आता है, जब उसका फैसला आता है कोर्ट के अंदर, वो 2017 में आता है या 2007 में आता है। 2007 में वो सजा उस अपराध के लिए बढ़कर 5 साल हो जाती है, 5 साल हो जाती है। यानी उस व्यक्ति ने अपराध किया 1998 में और जब उसने अपराध किया तो उस समय उस अपराध के लिए 2 साल की सजा थी। लेकिन जब उसका फैसला आता है कोर्ट में तो वो 2007 में आता है। 2007 में उस अपराध की सजा बढ़कर 2 साल से 5 साल हो जाती है। तो दोस्तों उस व्यक्ति को वो सजा 2 साल की मिलेगी, न कि 5 साल की। तो दोस्तों इसको कहते हैं तात्कालिक सजा। उस व्यक्ति को 2 साल की सजा दी जाएगी, न कि उसको 5 साल की सजा। और दोस्तों सी पार्ट कहता है अपने खिलाफ गुहाई देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अपने खिलाफ यानी स्वयं के खिलाफ, स्वयं अपने खिलाफ गुहाई देने के लिए बाध्य नहीं। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। उसको मारपीट के द्वारा या कोई लालच देकर, उसको कोई भय दिखाकर, कोई डरा धमकाकर उसको अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो आरोपी है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये थे दोस्तों अनुच्छेद 20। इसमें 2 सिद्धि के समय हमें कुछ अधिकार संविधान ने दिए हैं और वो अधिकार है एक अपराध के लिए एक सजा, तात्कालिक सजा, और अपने खिलाफ गवाही देने के लिए उसको किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। और अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 21, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। आपातकाल, जब कोई इमरजेंसी लगती है, कोई विकट स्थिति आती है दोस्तों, तो उस समय
हमारे सभी मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं, यानी उन पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन केवल और केवल अनुच्छेद 21 के तहत जो हमें जीवन जीने का अधिकार है इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। यानी जीवन जीने का अधिकार हमें हर हाल में, हर सूरत में हमको मिलेगा, इस पर कोई भी रोक नहीं लगा जा सकती। लेकिन जब आपातकाल इमरजेंसी की स्थिति आती है तो उस समय बाकी सभी अधिकार हमारे निलंबित यानी सस्पेंड हो सकते हैं, उन पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन ये जीवन जीने का अधिकार हमको हमेशा मिलेगा, इस पर कोई भी रोक नहीं लगा जा सकती। तो दोस्तों यदि एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो हमें, जिस पर हमारे हर हाल में, हर सूरत पर उस पर रोक नहीं लगा जा सकती, तो वो है जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत। और दोस्तों बाद में 2004 में इसमें जानवरों को भी जीवन जीने का अधिकार इसमें शामिल कर दिया गया। जानवरों को भी जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार इसमें जोड़ दिया गया, इसमें शामिल कर दिया गया। और बाद में एक संशोधन होता है संविधान में 2002 में, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। उस संशोधन में अनुच्छेद 21 में 21A को जोड़ा जाता है, 21A को जोड़ा जाता है, और इसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क वह अनिवार्य शिक्षा ये 21A, अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। जीवन जीने के अधिकार 21 कहता है। 2004 में इसमें जानवरों को भी जीवन जीने का अधिकार दिया गया, और 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 21A, एक उपभाग 21A जोड़ा गया, उप जो अनुच्छेद है उसको जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। दोस्तों मैं एक बात और बताऊं, जो इसको एक मौलिक जो कर्तव्य भी बनाया गया था, हमारे माता पिता अभिभावकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया, और फिर मौलिक कर्तव्यों की बढ़कर संख्या 11 हो गई थी। 11 मौलिक हमारे कर्तव्य हो गए थे, मौलिक कर्तव्य 11 हो गए थे। संविधान में हमें मौलिक कर्तव्य 10 दिए हैं, और जब इसको संविधान में संशोधन किया गया 2002 में, तब मौलिक कर्तव्य इसको बनाया गया, और हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई थी, यानी मौलिक कर्तव्य। दोस्तों अब हम देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 हमें क्या अधिकार देता है, क्या मौलिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 ये दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है, तो फिर गिरफ्तारी के समय, यानी किसी व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उस समय उसको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 22 में ये जो स्वतंत्रता का अधिकार का ये अंतिम अनुच्छेद है। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि गिरफ्तारी के समय अधिकार है, गिरफ्तारी के समय अधिकार है, अधिकार, यानी इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। भाग ए कहता है उसको, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि वह किस कारण से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको कारण बताना होगा कि गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तार करने वाले को बताना होगा। बी पार्ट कहता है 24 घंटे से अधिक जेल में नहीं रखा जा सकता। जेल में रखने पर कोर्ट में पेशी, कोर्ट में पेश
यानी पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक जेल में नहीं रख सकती। वह किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक यदि जेल में रखती है तो उसको 24 घंटे के बाद उसको कोर्ट में पेश करना होगा। यानी पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि वह किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा जेल में रख सके, क्योंकि यदि 24 घंटे से अधिक वह जेल में रखती है तो उसका मौलिक अधिकारों का हनन होगा और वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर कर सकता है। यानी 24 घंटे से अधिक उसको जेल में नहीं रख सकती, 24 घंटे से अधिक वह जेल में रखती है तो उसको कोर्ट में पेश करना होगा। इसका सी पार्ट कहता है अपनी मनपसंद का वकील करने की आज़ादी। अपनी मनपसंद का वकील करने की स्वतंत्रता संविधान ने हमको इसके अंतर्गत दिया है। तो अनुच्छेद 22 था दोस्तों गिरफ्तारी के समय अधिकार, जिसमें गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। 24 घंटे से अधिक जेल में नहीं रख सकता कोई भी अधिकारी, उसको जेल में रखता है तो उसको कोर्ट में पेश करना होगा। अपनी मनपसंद का वकील करने की स्वतंत्रता भी संविधान के अनुच्छेद 22 में भारतीय नागरिकों को दी गई है संविधान के द्वारा। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार आता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है जो संविधान ने हमको दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 और 24 इसके अंतर्गत दो अनुच्छेद आते हैं, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 कहता है बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम पर रोक यानी इसके द्वारा बाल श्रम पर रोक लगा दी गई। बच्चों के श्रम यानी उनके कार्य करवाने पर, उनको जबरदस्ती कार्य करवाने पर, कम वेतन पर, उनके शोषण पर रोक लगा दी गई। बाल श्रम पर रोक अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम, जिसकी आयु 14 वर्ष से कम जो बच्चा है, 14 वर्ष से कम बच्चों के जोखिमपूर्ण कार्य पर पाबंदी। जोखिमपूर्ण कार्य करवाने पर पाबंदी। जोखिमपूर्ण कार्य करवाने पर पाबंदी यानी रोक। यानी जिसकी आयु जो बच्चा 14 वर्ष से कम है उसको कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करवाया जा सकता जिससे उसकी किसी भी जान का कोई हानि हो या किसी भी उसको शारीरिक या मानसिक रूप से कोई हानि हो, तो उससे ऐसा कार्य नहीं करवा उससे बच्चे से ऐसा कार्य नहीं करवाया जा सकता जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है। यानी जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 23 और 24 आता है। 23 कहता है बाल श्रम पर रोक, 24 कहता है 14 वर्ष से कम बच्चों के जोखिमपूर्ण कार्य करवाने पर पाबंदी यानी रोक। तो ये था दोस्तों हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चौथा जो अपना जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो अपना चौथा जो मौलिक अधिकार है हमें संविधान के द्वारा दिया गया है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कोई भी धर्म अपना सकता है व्यक्ति, यानी भारत का नागरिक कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, अपनाने की आज़ादी या स्वतंत्रता, और उसके प्रचार प्रसार भी कर सकता है। उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। यानी भारत का नागरिक कोई भी धर्म अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक संस्था
धार्मिक संस्था की आज़ादी, धार्मिक संस्था की स्थापना यानी स्थापना कर सकता है और उसको संचालित कर सकता है, संचालित। हमारे समाज में दोस्तों आपने देखा होगा कि साधु संत है, जो महाराज है, वो अनेक अपनी अपनी अलग अलग संस्थाएं स्थापित कर लेते हैं। तो दोस्तों उनको ये अधिकार इसी धारा के तहत दिया गया है, संविधान की धारा 26 के तहत, कि धार्मिक संस्था की स्थापना की आज़ादी और वह उसका संचालन भी कर सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक संपत्ति यानी कोई धार्मिक चंदा यानी पैसा संपत्ति एकत्रित कर सकता है, धार्मिक संपत्ति एकत्रित और उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। धार्मिक स्वतंत्रता जो संपत्ति है एकत्रित और उस पर नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यानी कोई भी धार्मिक चंदा इकट्ठा कर सकता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो समाज में मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए और भी बहुत अनेक धार्मिक चंदे, कोई भी आयोजन करवाने के लिए चंदे यानी चंदों की उगाही की जाती है और उन पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना होता। यानी चाहे वो कितने भी लाखों रुपए इकट्ठा कर लिए जाएं, लेकिन उन पर कोई भी टैक्स सरकार को नहीं मिलता और उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ये अनुच्छेद की धारा 27 कहती है। और 28 कहता है राज्य के द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में यानी स्कूलों और कॉलेजों में, शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो स्कूल राज्य के सरकार के द्वारा संचालित है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी किसी भी धर्म विशेष के संबंधित उसमें शिक्षा नहीं होगी। और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी रोक लगा दी गई। धार्मिक अनुष्ठानों, आपने देखा होगा कि जब भी बहुत बार स्कूलों में जब नया सेशन शुरू होता है तो उसमें हवन वगैरह करवाए जाते हैं। तो दोस्तों उस हवन में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को यानी किसी भी विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जा सकता। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं। यानी जब कोई स्कूल अपने सत्र के आयोजन पर या सत्र की समाप्ति पर या सत्र के या फिर सत्र के बीच में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करवाता है तो उसमें किसी भी विद्यार्थी को भाग लेने के लिए जबरदस्ती यानी धक्के से उसके अंदर शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वो उसका मौलिक अधिकार है कि वो उसमें भाग ले या फिर न ले। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक जो में स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है, उसमें 25 के तहत कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी है, उसका प्रचार प्रसार भी किया जा सकता है। 26 कहता है धार्मिक संस्था की स्थापना की जा सकती है, उसको संचालित किया जा सकता है। 27 कहता है कि धार्मिक संपत्ति को इकट्ठा किया जा सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 28 कहता है राज्य के द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेने के लिए किसी भी बच्चे को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये थे अपने जो चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब दोस्तों अपना जो पांचवा जो मौलिक अधिकार है, जो पांचवा अपना जो मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। पांचवा अपना मौलिक अधिकार शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार। और ये दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 तक है। 29 से 30 यानी 2 अनुच्छेद है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप किसी भी भाषा में अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार या अपने जो भी अच्छी लगती है उसी विषय में, उसी क्षेत्र में आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। यानी अनुच्छेद 29 में ये बात कही गई है। और
ये शिक्षा किससे संबंधित है। और संस्कृति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 30 में है, उसमें भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, यदि कोई आपकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए कोई प्रयास करता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आपको अपनी संस्कृति को अपनाने, उसका पालन करने और उसको बचाने का अपना पूरा अधिकार है। ये अनुच्छेद 30 कहता है, यानी ये शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है। अब दोस्तों अपना जो मौलिक अधिकार 6 आता है, मौलिक अधिकार 6 आता है, इसके संबंध में एक विशेष बात है कि जो मौलिक अधिकार 6 ये संपत्ति का था। पहले संपत्ति का मौलिक अधिकार जो मैंने आपको बता चुका हूं कि ये समाप्त कर दिया गया, ये अधिकार समाप्त कर दिया गया और ये अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया, अनुच्छेद 31 में था। यानी इसको कानूनी यानी विधि के अनुसार अधिकार बना दिया गया संविधान के 1978 में संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों अपना जो अंतिम जो मौलिक अधिकार आता है, जो छठा मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और छठा का स्थान अब ले लिया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक ये जो अपना अंतिम मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये अनुच्छेद 32 से लेकर 34 तक, अनुच्छेद 32 से 35 तक चलता है, अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक चलता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान का अध्याय कहा था। संविधान का अध्याय भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का अध्याय का नाम दिया था। संविधान का अध्याय यानी संविधान में जब ये अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार यदि इसको शामिल ना किया जाता, तो जो संविधान ने हमको जितने भी इससे पहले अधिकार दिए हैं, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 31 तक यानी 30 तक जो भी हमें अधिकार दिए हैं, उनका कोई भी मूल्य नहीं रह जाता। क्योंकि ये ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है कि यदि आप पर उन अधिकारों को कोई भी रुकावट डालता है, कोई छीनता है या कोई उनका हनन करता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यानी यही जो 32 से 35 तक के जो अनुच्छेद है, यही हमें अधिकार देते हैं कि आपके जो मौलिक अधिकारों पर कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। तो यदि दोस्तों ये छठा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो हमारे संविधान के द्वारा जितने भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका कोई भी मूल्य नहीं रह जाता। उन पर कोई भी रोक, कोई भी उन पर बांधक बन सकता था। तो दोस्तों ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही है जो हमें सारे मौलिक अधिकार भारत के नागरिक होने के नाते हमको मिलते हैं। ये थे दोस्तों आज के अपने जितने भी मौलिक अधिकार, उनके विषय में हमने चर्चा की, उनके विषय में अपने मौलिक अधिकारों को समझने का प्रयास किया। दोस्तों आने वाली अगली वीडियो में हम फिर से संविधान का अपना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से लेकर आएंगे, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वो हम टॉपिक अगली वीडियो में फिर से लेकर आएंगे। दोस्तों ये आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।